नेक्स्ट टॉपिक डालेगा गिब्स फ्री एनर्जी, है ना। ये अपने चैप्टर के लास्ट फिजिकल क्वांटिटी जो अपन पढ़ने वाले, इससे पहले अपन एंथैल्पी पढ़े थे, वर्क डन, हीट, इंटरनल एनर्जी, एंट्रोपी, है ना। और ये आपका है गिब्स फ्री एनर्जी, डिनोटेड बाय कैपिटल जी, डिनोटेड बाय कैपिटल जी। एंथैल्पी वाज कैपिटल एच, एंट्रोपी वाज कैपिटल एस, ये कैपिटल जी, गिब्स फ्री एनर्जी। इसमें लिखो हाइफन डाल के, इट इज अ थर्मोडायनेमिक क्वांटिटी, it is a thermodynamic quantity, it is a thermodynamic quantity that helps in predicting, it is a thermodynamic quantity that helps in predicting the spontaneity of a reaction, which helps in predicting the spontaneity of a process, भी लिख सकते हैं, of a process। हाँ, क्या स्टार्टिंग से तो बोला अभी, क्या से शुरू का 2-3 वर्ड। It is a thermodynamic quantity that helps in predicting the spontaneity of a process। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में it is denoted by capital G, it is denoted by capital G, it is denoted by capital G and is mathematically defined as, and is mathematically defined as, and is mathematically defined as G is equals to H minus TS, G is equals to H minus TS, जहां पे H आपका एंथैल्पी है, T is temperature and S is entropy। ठीक है, G is equals to H minus T into S, नीचे ना, where H is एंथैल्पी, या आप उसको हीट कंटेंट भी बोल सकते हो, है ना। H का मतलब एंथैल्पी है, एंथैल्पी also known as heat content of the process या system, T is the temperature and S हो गया आपका एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम। एंट्रोपी हमने लास्ट क्लास में बात करी थी कि ये हमारे प्रोसेस का रैंडमनेस मेजर करने का एक क्वांटिटी है, जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा वैल्यू एंट्रोपी की आएगी। मतलब एंट्रोपी की वैल्यू को देख करके आप बता सकते हो कि हमारा प्रोसेस कितना रैंडम की तरफ जा रहा है, रैंडमनेस उसकी क्या हो रही है, बढ़ रही है कि घट रही है। ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, for isothermal process, for initial state, for initial state, for initial state, G1 is equals to H1 minus TS1, H1 minus TS1, एंड फाइनल स्टेट के लिए अपन लिख सकते हैं, वही चेन निकाल रहे हैं, है ना। जैसे अपन ने डेल यू निकाला था, डेल एच निकाला था, डेल एस निकाले थे, तो वैसे डेल जी भी आएगा। तो फाइनल स्टेट G2 इज इक्वल्स टू H2 माइनस TS2, टेम्परेचर चेंज नहीं किया क्योंकि अपन ने क्या लिखा है, आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है, माइनस कर दे, दोनों का चेंज आएगा, डेल जी यानी कि चेंज इन गिब्स एनर्जी इज G2 माइनस G1 विच इज इक्वल्स टू, माइनस कर देंगे H2 माइनस TS2 माइनस H1 माइनस TS1, ऐसा कुछ होगा। एच को एक साथ ले लेते हैं, एस वाले को एक साथ ले लेते हैं, तो H2 माइनस H1, और अगर मैं इधर प्लस T कॉमन ले लेता हूं तो अंदर क्या बचेगा, S2 माइनस S1, प्लस की माइनस, माइनस लेना पड़ेगा ना, तभी तो माइनस TS2 आएगा ना। ठीक है ना, सही जा रहे। तो ये आपका क्या हो जाएगा पूरा, डेल एच, और ये क्या हो जाएगा, डेल एस।
del G is equals to del H minus T del S. Del G is equals to del H minus T del S. इक्वेशन का नीचे नाम लिखना. This equation is known as Gibbs-Helmholtz equation. Helmholtz equation, or simply Gibbs energy equation. Gibbs energy equation, Gibbs Helmholtz equation या simply Gibbs energy equation. और ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है इन डिसाइडिंग या प्रिडिक्टिंग द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस. ठीक है, इसको यूज करेंगे अपन आगे. इससे अपन डेल एच, डेल एस और टी तीनों का इफेक्ट देखेंगे कि हाउ इट इज मेकिंग द प्रोसेस स्पॉन्टेनियस या नॉन स्पॉन्टेनियस. ठीक है, चलिए नीचे एक डेफिनेशन लिखना फ्री एनर्जी चेंज की. नीचे लिखो लाइन, Gibbs free energy is that thermodynamic quantity. Gibbs free energy is that thermodynamic quantity. Gibbs free energy is that thermodynamic quantity of a system the decrease in whose value, continuation में ही है, Gibbs free energy is that thermodynamic quantity of a system the decrease in whose value during a process. सिस्टम के बाद एक कॉमा डाल देना है ना, सिस्टम के बाद एक कॉमा लगा देना. the decrease in whose value during a process is equal to the decrease in whose value during a process is equal to the maximum possible useful work, maximum possible useful work ब्रैकेट में यूजफुल वर्क के ब्रैकेट में लिखेगा other than pressure volume work, other than pressure volume work, other than pressure volume work. अभी तक तो अपन प्रेशर वॉल्यूम वर्क ही पढ़ रहे थे ना. वर्क इज इक्वल्स टू पी डेल्टा वी, याद है, माइनस साइन लगाए थे यहां पर आगे जस्ट टू मैच विथ द कन्वेंशन. ठीक है, तो ये आपका प्रेशर वॉल्यूम वर्क था. बट प्रेशर वॉल्यूम वर्क कोई यूजफुल वर्क नहीं है, तो उसके अलावा जो भी काम आपका सिस्टम कर रहा है उसको यूजफुल वर्क बोलेंगे. ठीक है, तो डिक्रीज इन हुज वैल्यू ड्यूरिंग अ प्रोसेस इज इक्वल टू मैक्सिमम पॉसिबल यूजफुल वर्क, यानी कि द वर्क अदर देन प्रेशर वॉल्यूम वर्क, ब्रैकेट क्लोज, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम, दैट कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द सिस्टम. मतलब सिस्टम के पास एक एनर्जी है, उससे वो दो तरीका का काम कर रहा है सिस्टम आपका. एक तो एक्सपेंशन हो रहा होगा, वर्क इज डन बाय द सिस्टम में अपन क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन बोलते हैं. वर्क इज डन ऑन द सिस्टम को अपन वर्क ऑफ कंप्रेशन बोलते हैं. बट सिस्टम के अंदर जो एनर्जी है उससे वो दो तरीके का काम करेगा, एक तो एक्सपेंशन वाला और दूसरा अदर देन एक्सपेंशन. जो भी काम कर रहा है उसको यूजफुल वर्क बोलेंगे. ठीक है, एक्सपेंशन वर्क इज अ नॉन यूजफुल वर्क, क्योंकि उससे कुछ हो नहीं रहा है, बस गैस एक्सपैंड हो रही है, आप दबा दोगे तो फिर से कंप्रेस हो जाएगी. उसके अलावा जो काम हो रहा होगा अंदर उसको बोल रहे हैं वर्क ऑफ, या नॉन एक्सपेंशन बोल लो या यूजफुल वर्क डन बोल लो. और ये वर्क करने से हमारे सिस्टम की एनर्जी डिक्रीज होगी. ये तो नॉर्मल सा फैक्ट है कि अगर आप कुछ काम कर रहे हैं तो आपकी एनर्जी कम होनी है. तभी तो लिखा डिक्रीज इन हुज वैल्यू. उसकी डिक्रीज कितनी वैल्यू होगी उतना ही वो काम कर रहा होगा, क्योंकि हमें पता है कि वर्क एंड एनर्जी आर इंटरचेंजेबल. आपके अंदर जितनी एनर्जी होगी उतना आप काम करोगे. जिस चीज पे आप काम कर रहे हो उसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो जाती है ना. जैसे मैं पेन को यहाँ ऊपर रखता हूं तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई, और वो मैंने काम जितना किया उसके बराबर ही होता है. ऐसा नहीं, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं ना, कि मैंने इस पेन को यहां से उठा करके एक हाइट पे रख दिया तो आई हैव डन सम वर्क इन डूइंग दैट, और उसके कारण इस पेन के पास एक एनर्जी आ गई, और वो एनर्जी उतनी होगी जितना मैंने काम किया इसको वहां प्लेस करने में. एम आई क्लियर? ठीक है, तो इससे हमारी एनर्जी कम होती है. जो भी हम वर्क करते हैं उससे हमारी ओवरऑल एनर्जी क्या होती है, कम.
यानी कि जब भी एक प्रोसेस की टोटल एनर्जी निकाली जाएगी या चेंज इन एनर्जी निकाली जाएगी तो हमेशा क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। एक प्रोसेस की एनर्जी चेंज हमेशा क्या आनी चाहिए, नेगेटिव। तब तो आप बोलोगे कि वो प्रोसेस हुआ है, लेकिन पहले उसकी एनर्जी कुछ थी, प्रोसेस करने के बाद एनर्जी कमी होगी ना, एनर्जी बर्थ होना जाएगी, क्योंकि उसने काम किया है, काम करने पे कुछ ना कुछ एनर्जी तो कंज्यूम होगी, तो वो हो जाएगी डिक्रीज इन दैट एनर्जी। अब आप जब G2 माइनस G1 करेंगे तो हमेशा क्या आना चाहिए, नेगेटिव। तो ये है एक्चुअली स्पॉन्टेनिटी का क्राइटेरिया। दिस इज द होलसम क्राइटेरिया ऑफ स्पॉन्टेनिटी कि डेल जी का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए किसी भी प्रोसेस के लिए, तभी आप बोलोगे दैट प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। क्योंकि अगर वो प्रोसेस हुआ है वाकई में तो उसकी एनर्जी जो पहले थी उससे कम हो जाएगी, एंड डेल जी का वैल्यू नेगेटिव ही आना है हर बार। समझ रहे हैं क्या? ठीक है, तो चलो इसका एक एक्सप्रेशन निकालते हैं डेल जी का। नीचे लिखना, फ्रॉम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वी नो दैट Q is equals to del U plus W. Work done. From first law of thermodynamics, we know that Q is equals to del U plus W. अब इस W को अपन दो पार्ट में लिखते हैं। एक लिखना वर्क ऑफ, नीचे सबस्क्रिप्ट में एक्सपेंशन लिख देना, वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, या आप यूजफुल वर्क भी लिख सकते हो, उसको लास्ट में यूजफुल वर्क से रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, वर्क ऑफ, इसमें वो एक्चुअली में ये था ना, ये ऐसा होता है एक्चुअली, लॉ तो ये है ना। फिर वर्क का आप यहां लिखोगे पीडीवी, तो उधर जाके प्लस पीडीवी हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस लिखा है। ये तो पहले भी पूछूंगा मेरे से। अपन अगर ऐसा लिखते हैं डेल यू इज इक्वल्स टू क्यू प्लस डब्ल्यू, तो फिर यहीं पे आप माइनस पीडीवी करके लिख दो, ये भी सही है, पर ये उधर जाएगा तो प्लस डीवी हो जाएगा, इसलिए मैंने प्लस ही लिखा है वहां पे। ठीक है, चलो तो क्या लिखिए, प्रेशर, सॉरी, डेल यू इज इक्वल्स टू वर्क ऑफ एक्सपेंशन प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। नेक्स्ट टाइम में लिखेगा, expansion work is given by, expansion work is given by, expansion work is given by P delta V. Work of expansion या expansion work is given by P delta V. पुट कर देंगे ऊपर इक्वेशन में P delta V में, तो Q is equals to del U plus P del V plus work of non expansion, work of non expansion. ठीक है, U plus PV क्या होता है, H। तो डेल यू प्लस पी डेल वी क्या लिख सकते हैं अपन, डेल एच लिख लो उसको, डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, Q इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में लिखेगा, फॉर अ रिवर्सिबल चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, फॉर अ रिवर्सिबल चेंज टेकिंग प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, for a reversible change taking place at a constant temperature, del x is equals to q reversible upon t। ये लास्ट क्लास में फॉर्मूला लिखा था अपन ने एंट्रोपी के लिए, कि जितना हीट दोगे एंट्रोपी बढ़ेगा, लो टेम्परेचर पे एंट्रोपी ज्यादा, हाई टेम्परेचर पे एंट्रोपी कम। ये याद है रिलेशनशिप फॉर्मूला हमारा इसका। तो यहां से q का वैल्यू निकाल लो, q रिवर्सिबल विल बी इक्वल टू डेल एस इंटू टी, या टी डेल एस लिख लो, होगा ऐसा। और इस Q को यहां पुट कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में पुट करो ऊपर वैल्यू, तो क्या आ जाएगा, T del S इज इक्वल्स टू डेल एच प्लस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन। ठीक है, इन दोनों को एक साथ रखते हैं, H और T del H को, वर्क ऑफ एक्सपेंशन को वहां लेके जा रहा हूं, माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। सही है, और इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, अभी लिखे हैं पीछे इक्वेशन, गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन, डेल जी क्या आ जाएगा वहां पे, डेल जी। तो देखो डेल जी बराबर माइनस वर्क ऑफ नॉन एक्सपेंशन, या उसी को अपन बोल सकते हैं यूजफुल वर्क।
यूजफुल वर्क। तो ये नेगेटिव साइन आप डेल जी के ऊपर भी दे सकते हो ना, कि वर्क होने के बाद डेल जी का वैल्यू नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है, माइनस यूजफुल वर्क, यूजफुल या यूजफुल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में लिखना, दस फ्री एनर्जी चेंज, दस फ्री एनर्जी चेंज, दस फ्री एनर्जी चेंज can be taken as a measure of, thus free energy change can be taken as a measure of, can be taken as a measure of work other than work of expansion, as the work other than work of expansion या work useful। अच्छा यहाँ तो W तो लिखा हुआ है ना, तो वर्क का जरूरत नहीं है यहाँ, ठीक है, वर्क यूजफुल, यूजफुल वर्क, ठीक है। नेक्स्ट लाइन डालिएगा, सब हेडिंग डालिए, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। जैसे अपन ने स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ डेल एस लिखा था, वैसे ही स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज, स्पॉन्टेनिटी इन टर्म्स ऑफ फ्री एनर्जी चेंज। ठीक है, नीचे लाइन में लिखेंगे, वी नो दैट डेल एस टोटल इज इक्वल्स टू, we know that del S total is equals to del S system plus del S सराउंडिंग। ये कल देखा था हमने, है ना, इसके बाद ही तो अपन लॉ लिखे थे कि ओवरऑल यूनिवर्स की एंट्रोपी हमेशा इंक्रीज होती है, ठीक है। डेल एस सिस्टम प्लस डेल एस सराउंडिंग। नेक्स्ट टाइम लिखेंगे, कंसिडर अ प्रोसेस बीइंग कैरिड आउट एट कांस्टेंट टेम्परेचर, consider a process being carried out, consider a process being carried out at constant temperature and pressure, constant temperature and pressure, full stop. Suppose heat is lost by the surrounding, heat is lost by the surrounding and gained by the system. Suppose the heat is lost by the surrounding and gained by the system, then del S surrounding is equals to, del S surrounding is equals to minus QP upon T, minus QP upon T। देखो डेल एस का फॉर्मूला ही था ना Q बाई T, तो यहां कांस्टेंट प्रेशर के कारण यहां पे P लिख दिए हैं, हीट लॉस कर रहा है इसलिए माइनस लिखे हैं, बाकी तो फॉर्मूला Q बाई T है ही, ठीक है। और QP क्या होता है, व्हाट इज QP, QP और QV लिखे थे ना अपन, हाँ ये आपका डेल एच बोलते हैं एक्चुअली इसको, हीट कंटेंट कॉन्सेंट्रेशन, तो ठीक है आप उसका नाम बता रहे हो, मैं उसका मतलब पूछ रहा हूँ। ये डेफिनेशन लिखे थे ना अपन, इसको याद भी रखे थे कि यू के बाद वी आते तो अपन याद रखेंगे कि क्यूवी का मतलब डेल यू होता है और क्यूपी का मतलब डेल एच होता है, तो यहाँ पे अपन इसको डेल एच से रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सीधा रिप्लेस करके सीधा फॉर्मूले में ऊपर पुट कर दो, डेल एस टोटल विल बी इक्वल टू डेल एस सिस्टम माइनस डेल एच बाई टी, सीधा वैल्यूज डाल दो पूरी, ये साइड में लिख लेना आप, है ना, ऐसा करके, तो सीधा आपको याद रहेगा कि पहले अपन ने ऐसा किया, क्यूपी की जगह डेल एच रख दिया, तो डेल एच टोटल इज इक्वल्स टू डेल एच सिस्टम माइनस डेल एच अपॉन टी, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में, मल्टीप्लाइंग थ्रू आउट बाय कैपिटल टी, ये नीचे का टी हटाना है मुझे एक्चुअली, इसलिए अपन ओवरऑल कैपिटल टी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका टी डेल एस टोटल इज इक्वल टू, इसको डेल एस ही लिख दें क्या, बार बार सिस्टम नहीं लिखते क्योंकि वो तो सिस्टम का ही है, सराउंडिंग में तो अपन ने रिप्लेस कर दिया है, टी डेल एस माइनस डेल एच, टी डेल एस माइनस डेल एच, टी से मल्टीप्लाई करिए तो नीचे का डेल टी हट गया ना, वहां का डेल एच के जो नीचे टी था, ठीक है, वो हट गया, नीचे लिखेंगे बट डेल जी इज इक्वल्स टू, बट डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस, तो यहां क्या लिख दूं मैं इसकी जगह, माइनस डेल जी लिख लो, माइनस डेल जी इज इक्वल्स टू टी डेल एस टोटल
या फिर माइनस को इधर भेज दो, डेल जी इज इक्वल्स टू माइनस टी डेल एस टोटल। इससे अब अपन क्राइटेरिया निकाल सकते हैं, क्योंकि अपन को डेल एस टोटल का क्राइटेरिया पता है कि अगर डेल एस टोटल ग्रेटर देन 0 होता है तो स्पॉन्टेनिटी होती है, लेस देन 0 के लिए नॉन स्पॉन्टेनियस है, और 0 के लिए इक्विलिब्रियम है। तो इससे आप डेल जी का क्राइटेरिया निकाल सकते हैं क्या? अगर डेल एस टोटल पॉजिटिव होता है तो सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है ना, तो पॉजिटिव डेल एस के लिए डेल जी क्या रहेगा? नेगेटिव। नेगेटिव डेल एस के लिए डेल जी क्या रहेगा? पॉजिटिव। यानी उल्टा हो जाएगा पूरा केस। इसी से तो निकालेंगे ना अपन। अगर आप बोल रहे हो फॉर कि सिस्टम स्पॉन्टेनियस है, तो हमने पहले क्राइटेरिया डिराइव किया है डेल एस के टर्म्स में कि डेल एस पॉजिटिव में सिस्टम स्पॉन्टेनियस होता है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है। तो ऐसा उस केस में हमारा डेल जी का वैल्यू क्या हो जाएगा? नेगेटिव, की सामने नेगेटिव साइन है। और डेल एस की वैल्यू नेगेटिव होगी अगर, तो नेगेटिव नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव। तो डेल जी का पॉजिटिव होना नॉन स्पॉन्टेनिटी को बताएगा, और डेल जी का नेगेटिव होना स्पॉन्टेनिटी को बताएगा। क्लियर है? तो नीचे लाइन में लिख लो, if del s is positive, if del s total is positive, कॉमा डाल के प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। ये अपन पहले लिख चुके हैं लास्ट क्लास में, प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस। और नीचे लाइन में इफ del s total is negative, process is non spontaneous, and if del s total is 0, process is in equilibrium। अब इसी क्राइटेरिया को यहां पे फिट करते हैं तो डेल जी के रेस्पेक्ट में क्राइटेरिया आ जाएगा। देखिए तीनों लाइन, डन। therefore with respect to del g, therefore with respect to del g, therefore with respect to del g, the criteria will be as follows, the criteria will be as follows, the criteria will be as follows। नीचे लिखेंगे if del g is negative, process is spontaneous, process is spontaneous। if del g is positive, process is non-spontaneous, and if del g is 0, process is in equilibrium। क्लियर है? तो यही हमारा अब होल फुल क्राइटेरिया है ना। देखिए डेल एस सिर्फ एंट्रोपी के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है, पर डेल जी में देखो, आपके डेल जी के इक्वेशन में तो दोनों आते हैं ना। तो अगर डेल जी बोल रहा है मतलब वो दोनों के रेस्पेक्ट में ही बोल रहा है। एम आई क्लियर? मतलब ओनली एनर्जी क्राइटेरिया या ओनली रैंडमनेस क्राइटेरिया विल नॉट डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ अ प्रोसेस, बोथ विल डिसाइड द स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। समझ रहे हैं ना? क्योंकि अगर ओनली एनर्जी क्राइटेरिया देखेंगे तो उसके हिसाब से सारे एंडोथर्मिक रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए थे। और अगर आप डेल एस वाला देखोगे तो जितने में भी डेल एस नेगेटिव होते हैं वो सभी के सभी नॉन स्पॉन्टेनियस होने चाहिए, बट ऐसा होता नहीं है। कुछ प्रोसेस को ये ड्राइव करता है तो कुछ प्रोसेस को ये ड्राइव करता है। इसलिए दोनों का कॉम्बिनेशन से जो वैल्यू आ रही है डेल जी की, वो परफेक्ट क्राइटेरिया होगा बताने का कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। ठीक है? क्योंकि हमने दो टेंडेंसी देखी थी ना कि कोई भी प्रोसेस होने के दो ड्राइविंग फोर्स होते हैं। एक होता है कि प्रोसेस या रिएक्शन चाह रहा है मिनिमम टेंडेंसी टू एक्वायर टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, या फिर दूसरा क्राइटेरिया क्या था? टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस। उसके कारण डेल एस पॉजिटिव होना चाहिए और डेल एच नेगेटिव होना चाहिए। करेक्ट? तो उस हिसाब से डेल एच पॉजिटिव वाले क्या रिएक्शन नहीं होंगे क्या? एंडोथर्मिक रिएक्शंस तो होते हैं। इसलिए एनर्जी फैक्टर अकेला सोल क्राइटेरिया नहीं हो सकता टू डिटरमाइन दी स्पॉन्टेनिटी ऑफ द प्रोसेस। इससे तो अपन ने दोनों को कंबाइन करके एक नया टर्म निकाला, डेल जी, गिब्स एनर्जी। अब गिब्स एनर्जी के रेस्पेक्ट में आप बता सकते हो कि कब सिस्टम स्पॉन्टेनियस होगा कब नहीं, क्योंकि ये परफेक्ट क्राइटेरिया, क्योंकि एनर्जी कम होना ही चाहिए जब अगर वर्क हो रहा है तो।
अगर आपका प्रोसेस चल रहा है, सम वर्क इज बीइंग डन, तो एनर्जी पहले से कम होनी चाहिए, तो G2 माइनस G1 हमेशा नेगेटिव ही होना चाहिए। क्लियर है ये? ठीक है, चलिए तो डन। ठीक, नेक्स्ट हेड डालेगा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ प्रोसेस। इसी इक्वेशन को थोड़ा सा और समझते हैं। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ प्रोसेस। Effect of temperature from the spontaneity of the on the spontaneity of a process। स्पॉन्टिनिटी पे क्या इफेक्ट आएगा टेम्परेचर चेंज करने का, ठीक है। तो नीचे लाइन में लिखेंगे द स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द स्पॉन्टिनिटी ऑफ अ प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन द स्पॉन्टिनिटी ऑफ द प्रोसेस डिपेंड्स अपॉन, दो फैक्टर है। पहला लिखेंगे फर्स्ट एनर्जी फैक्टर, एनर्जी या एंथैल्पी फैक्टर भी लिख सकते हो ना, एनर्जी फैक्टर ब्रैकेट में डेल एच, एंड सेकेंड लिखेंगे, सेकेंड फैक्टर कौन सा क्या होगा, सेकेंड फैक्टर रैंडमनेस फैक्टर, रैंडमनेस फैक्टर ब्रैकेट में डेल एस, डेल एस। टी भी लिख देना, उसी के साथ टी भी है ना, क्योंकि है ना डेल एस के साथ टी जुड़ा हुआ ही है, डेल एस, टी डेल एस, ठीक है। तो पहले फैक्टर में टेम्परेचर, क्योंकि हमारा गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन क्या है, डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। तो पहले फैक्टर का तो टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आएगा, अगर टेम्परेचर चेंज भी होगा तो पहले फैक्टर का कोई चेंज नहीं आने वाला, लेकिन दूसरे फैक्टर में टेम्परेचर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो टेम्परेचर के बढ़ने या घटने से दूसरा फैक्टर बढ़ेगा या घटेगा। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ, मतलब अगर आपने टेम्परेचर बढ़ा दिया प्रोसेस का, तो ये वाला टर्म पूरा बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज हो जाएगा इसकी वैल्यू, और अगर टेम्परेचर आपने कम कर दिया तो यही फैक्टर को इफेक्ट होगा जो होगा, डेल एच तो जो है वही रहेगा, उससे टेम्परेचर से कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है उस पर, ठीक है। ओके, चलिए नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फैक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट फैक्टर जो आपने लिखा है एनर्जी फैक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फर्स्ट फैक्टर डज नॉट चेंज मच विथ टेम्परेचर, the magnitude of the first factor does not change much with temperature, but the second factor changes appreciably, but the second factor changes appreciably, क्योंकि उसके बाद तो वो मल्टीप्लाई ही हो रहा है टेम्परेचर, तो टेम्परेचर चेंज करोगे तो सेकेंड फैक्टर चेंज होगा ही 100%, but the second factor changes appreciably with change of temperature, with change of temperature, with change of temperature. Hence the resultant del G, hence the resultant del G which is equal to del H minus T del S, equal to करके साथ में लिख लो, hence the resultant del G is equals to del H minus T del S would change with temperature, would change with temperature, क्योंकि del G तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है ना, भले T के चेंज करने से H को फर्क नहीं पड़ा है ना, टी के चेंज करने से एच को फर्क नहीं पड़ा, बट टी डेल एच तो चेंज हो गया, और हमारा डेल जी तो दोनों पे डिपेंड कर रहा है, तो अल्टीमेटली डेल जी चेंज होगा, डेल जी चेंज होगा तो स्पॉन्टिनिटी पे असर आएगा, ठीक है। तो क्या लिखे, वुड चेंज विथ टेम्परेचर एंड सो विल बी दी स्पॉन्टिनिटी, एंड सो विल बी दी स्पॉन्टिनिटी, एंड सो विल बी दी स्पॉन्टिनिटी, ठीक है। चलो उसको दो हेडिंग में पढ़ते हैं। पहला लिख लो फर्स्ट हेडिंग एंडोथर्मिक प्रोसेस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शंस। अब एंडोथर्मिक के लिए देखो डेल एच हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव, है ना, डेल एच क्या रहेगा, देखो ना आप एक्सोथर्मिक में हीट रिलीज कर रहे हो, मतलब आपके पास पहले एनर्जी ज्यादा थी, आपने रिलीज कर दी, राइट, तो H1 कम हो जाएगा, H2 बढ़ जाएगा, सॉरी H1 ज्यादा था, H2 कम हो गया ना, तो H2 माइनस H1 विल बी नेगेटिव फॉर एक्सोथर्मिक
एंडोथर्मिक के लिए डेल एच हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। ठीक है, हाँ, तो क्या लिखे, फॉर एंडोथर्मिक रिएक्शन हाइफन डाल के लिखेंगे डेल एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, डेल एच इज ऑलवेज पॉजिटिव, del H is always positive. That is this factor opposes the process, opposes the process, opposes the process। opposes का मतलब क्या हुआ यहां पर, वो प्रोसेस को रोक रहा है, क्योंकि अपन ने क्या बोला कि एनर्जी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, यानी कि डेल एच शुड बी नेगेटिव, पर अब यहां तो डेल एच पॉजिटिव है एंडोथर्मिक रिएक्शन के लिए, तो ये फैक्टर अपोज कर रहा है, यानी कि ये फैक्टर प्रोसेस होने नहीं देगा। ठीक है, तो दिस फैक्टर अपोजेस द प्रोसेस, फुल स्टॉप। इफ टी डेल एस, इफ टी डेल एस, इफ टी डेल एस इज नेगेटिव, if T del S is negative, T del S का नेगेटिव होना भी तो ऑपोजिशन होना, क्योंकि डेल एस का तो पॉजिटिव होना फैक्टर या बोल दीजिए प्रोसेस को फेवर करता है। देखो दो फैक्टर हो गए ना, अगर आपका प्रोसेस चल रहा है तो एनर्जी फैक्टर कम होना चाहिए तो वो फेवर करेगा, और रैंडमनेस फैक्टर बढ़ना चाहिए तो वो फेवर करेगा। अभी दोनों ही उल्टा लिखा हमने, एक में बोल दिया हमने कि डेल एच पॉजिटिव है यानी कि वो इंक्रीजिंग है, और दूसरा हमने क्या लिखा कि डेल एच नेगेटिव है यानी कि रैंडमनेस घट रही है। S1 माइनस S2 माइनस S1, रैंडमनेस घटेगी तब तो नेगेटिव आएगा ना, S1 बड़ा होगा S2 कम होगा, तब तो S2 माइनस S1 करने पर डेल एच नेगेटिव आएगा। तो वही लिखा हमने कि इफ T डेल एच इज नेगेटिव, कॉमा दिस फैक्टर विल ऑल्सो अपोज द प्रोसेस, दिस फैक्टर विल ऑल्सो अपोज द प्रोसेस। तो अल्टीमेटली प्रोसेस कैसा होगा, स्पॉन्टेनियस कि नॉन स्पॉन्टेनियस, दोनों ही अपोज करे तो कैसे होगा रिएक्शन, एटलीस्ट कोई एक तो फैक्टर उसको फेवर करेगा ना, तब तो रिएक्शन हो पाएगा, और उसमें भी फेवरिज्म ज्यादा होना चाहिए, ऑपोजिशन कम होना चाहिए, तब तो प्रोसेस हो पाएगा। पता ऐसा नहीं कि एक फैक्टर अपोज कर रहा है, दूसरा फैक्टर फेवर कर रहा है, और फेवरिज्म कम है, ऑपोजिशन ज्यादा है, तो भी वो प्रोसेस नहीं होने वाला। प्रोसेस वो तभी होगा जब फेवरिज्म ज्यादा होगा, यानी कि जो फैक्टर उसको ड्राइव कर रहा है वो ज्यादा होना चाहिए, रोकने वाला कम होना चाहिए, तब तो गाड़ी आगे चलेगी ना। मतलब एक तरफ एक्सीलेटर दे रहे हो, एक तरफ ब्रेक मार रहे हो, तो गाड़ी तभी चलेगी जब एक्सीलेटर ज्यादा होगा, तब आगे बढ़ेगी ना। ब्रेक ज्यादा होगा, एक्सीलेटर कम मार रहे हो तो कहां चलेगी गाड़ी। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो दोनों ही कम कर दिए, एक्सीलेटर कम कर दिए और ब्रेक भी दबा के रखे हो, तो गाड़ी चलेगी नहीं। ये वो फैक्टर हो गया अभी जो अपन ने लिखा अभी तक। अब समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, डेल एच का पॉजिटिव होना हमारे प्रोसेस के लिए एक ऑपोजिशन है, और डेल एच का नेगेटिव होना भी हमारे प्रोसेस के लिए एक ऑपोजिशन है। ये दोनों वो लाइन से अलग है, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, उसके हिसाब से डेल एच को नेगेटिव होना चाहिए, डेल एच को पॉजिटिव। और यहां हमने दोनों को अभी उल्टा लिखा है कि अगर बोल रहे हैं ना, इफ बोल रहे हैं, ये कंडीशन आ सकती है कि इफ डेल एच इज पॉजिटिव, डेल एच इज नेगेटिव, तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो प्रोसेस इज नॉन स्पॉन्टेनियस लिख लिए, एंड द प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस। देन यहां तक फुल स्टॉप। However, if T del S is positive, however, if T del S is positive, if T del S is positive, अपन इसके लिए नहीं लिख सकते कि if del H is positive, क्योंकि एंडोथर्मिक प्रोसेस है, एंडो प्रोसेस है, तो हमेशा del H तो पॉजिटिव रहेगा, तो उसमें आप if बट नहीं लगा सकते। सुन रहे हैं क्या, बट T del S हमारे हाथ में है, उसको हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि उसके लिए कोई एंडोथर्मिक का क्राइटेरिया नहीं होता कि एंडोथर्मिक में डेल एच का वैल्यू पॉजिटिव ही होना चाहिए या नेगेटिव ही होना चाहिए, पर डेल एच का तो वैल्यू फिक्स है ना कि वो तो पॉजिटिव ही होगा, मतलब वो तो ऑपोजिशन ही करेगा। सुन रहे हैं क्या, ठीक है, ओके। तो क्या लिखे, हाउएवर इफ टी डेल एच इज पॉजिटिव, देन द प्रोसेस कैन अकर, मतलब अब आप एक्सेलरेटर देना चालू कर रहे हो, पर गाड़ी तभी चलेगी जब ब्रेक से ज्यादा एक्सीलरेटर पर जोर होगा, राइट। मतलब टी डेल एस पॉजिटिव होना चालू हुआ है, पर उसको क्या होना पड़ेगा, एकदम हाईली पॉजिटिव, वो एकदम हाईली पॉजिटिव होगा, तभी देखो इस इक्वेशन में ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगी। आप समझ लो मैं क्या बोल रहा हूं, ये तो पॉजिटिव है, मतलब मान लीजिए इसकी वैल्यू 5 है, बीच में नेगेटिव साइन है,
अब जब तक ये वैल्यू 5 से बड़ी नहीं हो जाती पूरी वैल्यू, तब तक डेल जी नेगेटिव नहीं होगा। कब होगा डेल जी नेगेटिव? 6 में, 5.1 में नहीं होगा। मतलब वहां से चालू हो जाएगा ना नेगेटिव होना। थोड़ा सा भी एक्सेलरेटर ज्यादा होगा तो गाड़ी हल्के से तो बढ़ेगी ना आगे। तो ये आपको फैक्टर बढ़ाना है, तभी एंडोथर्मिक प्रोसेस हो पाएगा। तभी तो आप बोलोगे फेवरिज्म ज्यादा हो रहा है, एक्सेलरेटर ज्यादा लग रहा है, ब्रेक कम है। तो ये 5 से बड़ा होना चाहिए ये वैल्यू को। और उसको बड़ा करने के लिए कौन हेल्प करेगा? टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो टी डेल एस फैक्टर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? अभी तो अपन बात किए थे ना कि टी को चेंज करने से एच को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट डेल एस के साथ तो टी मल्टीप्लीकेशन में है, तो टी बढ़ाओगे तो 100% टी डेल एस बढ़ेगा। और हम चाह रहे हैं कि अभी टी डेल एस बढ़े ताकि ओवरऑल हमारा आंसर नेगेटिव आए, क्योंकि हमें पता है कि डेल जी की नेगेटिव वैल्यू से ही प्रोसेस चलता है, स्पॉन्टेनिटी। एम आई क्लियर? तो उसी के लिए अपन कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ टी डेल एस इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस कैन अकर। हर पॉजिटिव वैल्यू पे नहीं चलेगा, 3 पे नहीं चलेगा, है ना, प्रोसेस 4 पे भी नहीं चलेगा, 5 पे तो इक्विलिब्रियम पहुंच जाएगा, 2 पे भी नहीं चलेगा, हमें कम से कम 5.1 या उससे बड़ी वैल्यूज चाहिए। तो इफ टी डेल एस इज पॉजिटिव देन द प्रोसेस कैन अकर if magnitude of the factor if magnitude of the factor T del S magnitude of the factor T del S is greater than the magnitude of del H। लाइन समझ में आई आपको? magnitude of the factor T del S is greater than the magnitude of del H। कहने का मतलब T del S का वैल्यू del H से बड़ा होना चाहिए, तब तो आंसर नेगेटिव आएगा इसका। ठीक है, ब्रैकेट में लिख लो T del S greater than del H, full stop। The reaction is then said to be the reaction is then said to be the reaction is then said to be entropy driven। एंट्रोपी ड्रिवन। क्यों बोल रहे हैं एंट्रोपी ड्रिवन? क्या मतलब हुआ एंट्रोपी ड्रिवन का? मतलब एंट्रोपी चला रहा है, तो वही तो चला रहा है। डेल एच तो वैसे भी अपोजिशन पे बैठा है शुरू से, तो अगर प्रोसेस हो रहा है तो वो किसके कारण हो रहा है? सेकेंड फैक्टर के इंक्रीज होने से, यानी कि एंट्रोपी के कारण। Am I clear? और वो भी एंट्रोपी इतनी बड़ी होनी चाहिए, टी डेल एस का वैल्यू इतना बड़ा होना चाहिए कि वो डेल एस से ज्यादा हो जाए। और उसमें वो हेल्प करेगा कौन? उसको टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो प्रोसेस होगा। तभी अपन एंडोथर्मिक प्रोसेस को हमेशा हाई टेम्परेचर पे कराते हैं। सुन रहे ना? एवरी एंडोथर्मिक प्रोसेस टेक्स प्लेस एट हाई टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पे कराओगे तो टी डेल एस का वैल्यू कम हो जाएगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? लो टेम्परेचर पे टी डेल एस का वैल्यू क्या हो जाएगा? कम। उससे ये ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव हो जाएगी, क्योंकि डेल एस तो पॉजिटिव है वैसे भी। हमें ये ध्यान रखना है कि ये चीज अचीव होनी चाहिए, तभी वो एंडोथर्मिक प्रोसेस हो पाएगा। और उसके लिए आप क्या बढ़ाओगे? टेम्परेचर। मतलब आप ये बोल सकते हो कि ये रिएक्शन लो टेम्परेचर पे नहीं होगा बट हाई टेम्परेचर पे हो जाएगा। ऐसे डिसाइड करते हैं अपन किसी भी प्रोसेस के कंडीशंस। आप लोग पढ़ते हैं ना, जैसे हम लिख देते टेम्परेचर 453 केल्विन चाहिए ये रिएक्शन होने के लिए। नहीं पढ़े अपन कभी कि हम बोलते हैं ना कि कोई भी रिएक्शन हर कंडीशन पे नहीं होते, हर हर प्रोसेस के लिए कंडीशंस अलग अलग होती हैं। तो टेम्परेचर की कंडीशन अपन ऐसे डिसाइड करते हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस को अपन हाई टेम्परेचर पे करवाते हैं, वरना वो लो टेम्परेचर पे वो प्रोसेस नहीं होने वाला। क्योंकि वो अपन को अभी समझ में आ रहा है कि हाई टेम्परेचर करने से ये फैक्टर बढ़ेगा, ये फैक्टर बढ़ने से ओवरऑल इन इसकी वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी, और नेगेटिव मतलब प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, हाँ। तो एंट्रोपी ड्रिवन। ठीक है, फुल स्टॉप। द मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर the magnitude of the factor T del S, the magnitude of the factor T del S is affected by temperature as follows. Is affected by temperature as follows. Is affected by temperature as follows. Case 1 लिखना। If temperature is low, तो क्या हो जाएगा? Is low such that टी डेल एस की वैल्यू डेल एस से कम हो गई है।
तो क्या प्रोसेस होगा? क्या नहीं होगा ना। तो प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस लिख देना। तो इससे हमारा डेल जी क्या हो जाएगा? डेल जी विल बी पॉजिटिव, प्रोसेस विल बी क्या? नॉन स्पॉन्टेनियस, नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है। केस 2, if temperature is moderate such that, अब बड़ा करते हैं वैल्यू को ना, टी डेल एस ग्रेटर देन डेल एच, तो अब आपका क्या हो जाएगा? डेल जी क्या हो जाएगा? नेगेटिव होगा, बट स्लाइटली नेगेटिव। तो डेल जी ऐसा करके लिखना, इक्वल टू स्लाइटली नेगेटिव। ठीक है, पर नेगेटिव साइड में जा तो रहा है, गाड़ी धीरे से आगे बढ़ी तो फिर और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गाड़ी की स्पीड और बढ़ जाएगी। ठीक है, स्लाइटली नेगेटिव, स्लाइटली नेगेटिव, और प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, बट स्लो होगा, गाड़ी चल रही है पर धीरे चल रही है। प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस, बट क्या? स्लो। अब एक केस 3 आप लोग खुद से लिखोगे क्या? क्या लिखोगे? मॉडरेट की जगह क्या कर देना? हाई कर देना। तो स्लाइटली की जगह क्या आ जाएगा? हाईली नेगेटिव। तो प्रोसेस विल बी हाईली स्पॉन्टेनियस, या स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट लिख देना, चलेगा। लिख दो, कंप्लीट करो पूरा। प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस एंड फास्ट। नहीं होगा, हाँ हाँ, क्योंकि आपका डेल जी पॉजिटिव हो जाएगा, एक्सोथर्मिक हो जाएगा। इफ टेम्परेचर इज हाई such that T del S greater than del H, del G will be highly negative, process will be spontaneous and fast. क्लियर है? तो ये हमारा एंडोथर्मिक का पूरा कंक्लूजन हो गया। एक लाइन लिख लेते हैं एंडोथर्मिक के लिए, लिखो नीचे एक लाइन, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच मे बी, एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच मे बी, इसको कोट के अंदर डालना। ठीक है, कोट मतलब इन्वर्टेड, क्या ये वाला बोलते हैं ना, an endothermic reaction will be, sorry, which may be non-spontaneous at low temperature. An endothermic reaction which may be non-spontaneous at low temperature may become spontaneous at high temperature. समझ के लिखना भाई लाइन को, है ना। An endothermic reaction which may be non-spontaneous at low temperature may become spontaneous at high temperature. इसका मतलब समझ में आ गया? मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन आप देख रहे हो कि ये नहीं हो पा रहा है, तो आप टेम्परेचर बढ़ा दो, वो हो जाएगा। सुन रहे हैं? वो जरूर लो टेम्परेचर के कारण रिएक्शन नहीं हो पा रहा होगा, अगर आप उस प्रोसेस का टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो वो रिएक्शन झट से हो जाएगा, क्योंकि फास्ट हो रहा है ना, तो झट से हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये? अब सेम केस अपन एक्सोथर्मिक के लिए करते हैं, तो बी करके लिख लेना एक्सोथर्मिक, या आपने ए लिखा होगा, ए एंडोथर्मिक। नेक्स्ट कंडीशन बी, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन, वहां पे हमारा डेल एच क्या रहेगा? नेगेटिव, मतलब वो फेवर करा, ब्रेक दबा ही नहीं रहे हो, वो तो चलाएगा। अब आपके एक्सेलरेटर पे कितना एक्सेलरेटर दोगे तो गाड़ी चलेगी, राइट? तो लिख लेना इसमें, फॉर एक्सोथर्मिक रिएक्शन del H is always negative, 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 यानी कि वो फेवर कर रहा है प्रोसेस को। ठीक है, दैट इज दिस फैक्टर ऑलवेज फेवर्स द प्रोसेस। जैसे इसके ऊपर में del H पॉजिटिव था तो इट वाज ऑलवेज अपोजिंग द प्रोसेस, राइट? नाउ इट विल ऑलवेज, द फैक्टर ऑलवेज फेवर्स द प्रोसेस। ठीक है, फुल स्टॉप। Thus, if T del S is positive, thus if T del S is positive, thus if T del S is positive, ये भी फेवर कर रहा है, del S का पॉजिटिव होना फेवरिज्म है, del H का नेगेटिव होना भी फेवरिज्म है, दोनों फेवर कर रहे हैं, तो प्रोसेस को कोई नहीं रोक सकता, चलेगा प्रोसेस।
तो क्या लिख रहे हैं, thus if t del s is positive, comma, this factor will also favor the process, this factor will also favor the process, this factor will also favor the process, and the process will always be spontaneous, and the process will always be spontaneous, the process will always be spontaneous. ठीक है, अब इसका उल्टा करके देखते हैं। डेल एच तो नेगेटिव ही रहेगा ना, क्योंकि एक्सोथर्मिक हेडिंग है हमारी, पर डेल एच तो नेगेटिव हो सकता है। अभी हमने डेल एच को पॉजिटिव लिया ताकि दोनों फेवर करें, तो प्रोसेस हमेशा चलेगा। पर अगर टी डेल एच नेगेटिव हुआ, फुल स्टॉप डाल के लिखो, हाउएवर इफ टी डेल एच इज नेगेटिव, इफ टी डेल एच इज नेगेटिव, इफ टी डेल एच इज नेगेटिव, तो ये कितना नेगेटिव तक फेवर करेगा या अपोज करेगा? देखो मान लो इसकी वैल्यू -5 है, ये तो नेगेटिव ही रहेगा हमेशा। अब यहां माइनस साइन तो पहले से है, अब ये वैल्यू भी नेगेटिव है, तो अगर ये -8 हुआ मान लो, तो ये क्या करेगा? फेवर करेगा कि अपोज करेगा? अपोज, क्योंकि देखो ओवरऑल वैल्यू क्या आ रही है? 3, प्लस नहीं होना चाहिए, डेल जी का वैल्यू मुझे नेगेटिव चाहिए, मतलब इसको कम होना पड़ेगा, पर कम नेगेटिव होना चाहिए, यानी कि -4 में चलेगा, तो -1 आएगा ना आंसर, तो स्पॉन्टेनियस। समझ रहे? उसके लिए हमें टेम्परेचर क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा। अभी अपन को ये फैक्टर को बढ़ाना था, तो टेम्परेचर बढ़ा करके उस फैक्टर को बढ़ा दिए थे। अब इस फैक्टर को कम करना है, तो टेम्परेचर कम करके इस फैक्टर को कम करेंगे, ताकि ओवरऑल डेल जी का वैल्यू हमेशा क्या रहे? नेगेटिव। इसलिए एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस लो टेम्परेचर पे होते हैं। एक्सोथर्मिक प्रोसेसेस टेक प्लेस एट लो टेम्परेचर। ठीक है, लिखो नीचे, however if t del s is negative, comma, then the process can occur only if, then the process can occur only if the magnitude of, then the process can occur only if the magnitude of del h is very large, the magnitude of del h is very large, del h का मैग्नीट्यूड बड़ा होना चाहिए। देखो 5 ग्रेटर देन 4, मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, नॉट साइन, वरना ऐसे में तो -4 बड़ा होता है ना -5 से, अपन मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। 5 इज ग्रेटर देन 4, करेक्ट? तो मैग्नीट्यूड ऑफ डेल एच इज वेरी लार्ज, सो दैट डेल जी इज नेगेटिव, सो दैट डेल जी इज नेगेटिव, सो दैट डेल जी इज नेगेटिव। तो अब किसने चलाया प्रोसेस को? डेल एच ने। इसके पहले कौन चला रहा था? डेल एच, तो दैट वाज एंट्रोपी ड्रिवन, तो ये क्या हो जाएगा? एंथैल्पी ड्रिवन। तो एक लाइन लिख लो, the reaction is then said to be enthalpy driven, the reaction is then said to be enthalpy driven, enthalpy driven। ठीक है, तो इसके जैसे अपन ने इसके लिए 3 लाइन लिखी थी ना, ये केस 1, केस 2, केस 3, ऐसे इसके भी 2 केस लिखेंगे। नीचे लिखो, द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल एस, द मैग्नीट्यूड ऑफ टी डेल एस and hence the spontaneity, the magnitude of T del S and hence the spontaneity of the reaction, and hence the spontaneity of the reaction is affected by the temperature as follows. The magnitude of T del S and hence the spontaneity of the reaction is affected by temperature as follows. As follows. Case 1 लिखना, case 1, if T is very high, if T is very high, ये अच्छा है क्या रिएक्शन के लिए? क्योंकि T बढ़ेगा तो T डेल एस बढ़ जाएगा, उसका मैग्नीट्यूड डेल एस से अगर ज्यादा हुआ तो वो ओवरऑल डेल जी को पॉजिटिव कर देगा। समझ में आ रहा है ना? तो इफ T इज वेरी हाई such that T del S greater than del H, तो हमारा डेल जी क्या हो जाएगा? डेल जी विल बी पॉजिटिव, प्रोसेस विल बी नॉन स्पॉन्टेनियस।
एंड केस नंबर 2 लिख लो बस, फिर दोनों एंडो और एक्सो को समराइज कर देंगे. इफ द टेम्परेचर इज मेड, इफ टी इज made so low, if T is made so low such that T del S less than del H, तब आपका del G नेगेटिव हो जाएगा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो जाएगा. ठीक है, प्रोसेस विल बी स्पॉन्टेनियस. इसका मतलब हमें टेम्परेचर लो रखना है. ठीक है, तो इसके लिए वो कंक्लूजन क्या लिखेंगे कोट के अंदर, जल्दी. जो एंडोथर्मिक के लिए लिखे थे उसको भी यहां भी लिख लो एक्सोथर्मिक के लिए. एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन विच मे बी नॉन स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर मे बिकम स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर. जल्दी लिखो फटाफट. कंप्लीट करो सेंटेंस. हो गया. चलो, तो फर्स्ट केस देखते हैं. अगर डेल एच का वैल्यू नेगेटिव है, ऊपर हेडिंग देखो साइन लिख रहे हैं ना अपन दोनों का, और डेल एच पॉजिटिव है, इसका मतलब तो दोनों ही फेवर कर रहे हैं ना. एनर्जी का कम होना, टेंडेंसी टू एक्वायर मिनिमम एनर्जी, टेंडेंसी टू एक्वायर मैक्सिमम रैंडमनेस, दोनों ही फेवर कर रहे हैं प्रोसेस को. तो आप टेम्परेचर कुछ भी रखो, प्रोसेस हमेशा क्या होगा, स्पॉन्टेनियस. तब टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी नहीं होगी. सेकेंड केस, मान लो दोनों अपोज कर रहे हैं, उसके लिए इसको पॉजिटिव होना पड़ेगा और इसको नेगेटिव, दोनों अपोज कर रहे हैं. तो आप यहां पे कोई भी टेम्परेचर दे दो, प्रोसेस हमेशा नॉन स्पॉन्टेनियस रहेगा. क्लियर है ये? मतलब यू समझो, डेल जी की वैल्यू में डेल एच की वैल्यू पॉजिटिव है 5 फॉर एग्जांपल, बीच में आपका माइनस है, टेम्परेचर है, और ये वैल्यू भी नेगेटिव है -8 समझ लो. तो आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लो घटा लो, माइनस माइनस तो प्लस हो गया ना. आप समझे ये क्या लिखा है? इससे टेम्परेचर का कोई रोल ही नहीं होगा सेकंड केस में, और ना ही फर्स्ट केस में, क्योंकि फर्स्ट केस में ये बोल रही है -5 है और बीच में क्या है आपका माइनस, और ये वैल्यू पॉजिटिव है. डेल एच क्या है, पॉजिटिव. तो टेम्परेचर कुछ भी हो, ये दोनों नेगेटिव नेगेटिव हमेशा आंसर नेगेटिव ही देंगे. तब इन दोनों केस में टेम्परेचर डिपेंडेंसी नहीं है, स्पॉन्टेनिटी की. क्लियर है ये? स्पॉन्टेनिटी की टेम्परेचर डिपेंडेंसी तब आएगी जब एक फेवर कर रहा है, एक ऑपोज कर रहा है. जैसे कि थर्ड केस हमारा एक्सोथर्मिक का, जहां पे ये फेवर कर रहा है, ये नेगेटिव होकर के क्या कर रहा है, ऑपोज कर रहा है. समझ रहे हैं क्या? अब ऑपोजिशन कम होना चाहिए तब प्रोसेस होगा. तो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर इस फैक्टर को कम रखेगा. समझ रहे हैं क्या? यानी ऑपोजिशन को कम रखेगा ताकि प्रोसेस हो पाए. करेक्ट. इसी का एक केस और देख लेते हैं कि अगर सेम कंडीशन पे आपने टेम्परेचर को हाई कर दिया, तो वो नॉन स्पॉन्टेनिटी की तरफ चला जाएगा. समझ रहे हैं क्या? ये दोनों ही केस कौन से आपको पता है? एक्सोथर्मिक वाले, जो भी आपने लिखा है कि वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यहां ध्यान देना. An exothermic reaction which is non-spontaneous at high temperature becomes spontaneous at low temperature. जो आपने लाइन लिखी उसी को लिखे अपन. Exothermic process है ना, which is non-spontaneous at high temperature becomes spontaneous at low temperature. अब ऐसे दो केस आप लोग एंडो के लिए लिख सकते हो क्या? क्या हो जाएगा बताओ? ऑपोजिशन, फेवरिज्म, है ना.
तो फेवरिज्म को हाई करने के लिए टेम्परेचर हाई होना चाहिए, तब ये प्रोसेस होगा। ऑपोजिशन तो हो ही रहा है, ये फेवरिज्म प्लस, पर अगर टेम्परेचर लो रहा तो फेवरिज्म कम होगा, ऑपोजिशन ज्यादा होगा, जिसके कारण ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा एंडो के लिए केस, करेक्ट। इसका भी अपने डेफिनेशन ऐसी कुछ लिखा है कि एन एंडोथर्मिक रिएक्शन विच इज नॉन स्पॉन्टेनियस एट लो टेम्परेचर बिकम स्पॉन्टेनियस एट हाई टेम्परेचर। क्लियर है ये? तो ये टेबल समराइज कर सकते हैं अपन किसके लिए, अगर क्वेश्चन आता है कि एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। ये पूरा डेरिवेशन अपन ने गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन के बेसिस में ही किया है। अगर आपको गिब्स हेल्महोल्ट्ज इक्वेशन नहीं पता होता तो आप डेल एच और डेल एस के रेस्पेक्ट में डेल जी को डिफाइन नहीं कर पाते और आप स्पॉन्टेनिटी को डिफाइन नहीं कर पाते। समझ रहे हैं? दैट इक्वेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। डेल जी इज इक्वल्स टू डेल एच माइनस टी डेल एस। ये पूरा जो टेबल बना है ये उसी के हेल्प से ही बना है, क्योंकि उसी को तो अपन हर बार नेगेटिव बना करके स्पॉन्टेनिटी दिखा रहे हैं, और जहां वो पॉजिटिव हुआ हमारा प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया। क्लियर है ये? ठीक है। बट टेम्परेचर प्लेज अ रोल, क्योंकि टेम्परेचर के साथ डेल एस जुड़ा हुआ है, तो टेम्परेचर बढ़ाओगे घटाओगे तो ओवरऑल डेल एस वाला फैक्टर कम या ज्यादा होगा, उससे हमारे डेल जी का वैल्यू नेगेटिव या पॉजिटिव हो जाएगा। समझ रहे ना? तो ये लास्ट के दो केसेस ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सो और एंडो वाले। ठीक है, चलिए थैंक यू। हो गया, लगभग ये चैप्टर खत्म हो गया है। एक क्लास और लेकर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे, और थर्ड लॉ का सिर्फ मैं स्टेटमेंट लिखाऊंगा, उसमें कभी वो आया भी नहीं है स्टेटमेंट, बट एक बार देख लेंगे। आपके भी बुक में शायद सिर्फ एक पैराग्राफ है उसका, बस थर्ड लॉ का। ठीक है, तो उसको एक बार देख करके नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में आने से पहले एक बार